नमस्कार, आप देख रहे हैं परख। परख जहां हम बात करते हैं विचारों की, विमर्श की और उन सच्चाइयों की जो अक्सर भीड़ के कोलाहल में दब जाती। आज का विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष। ये वर्ष ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ, ये संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस विजयादशमी को, दशहरे के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर संघ पर एक विशेष डाक टिकट और भारत माता का स्मारक सिक्का भी जारी किया। इसके साथ साथ नागपुर में जो विजयादशमी उत्सव हुआ, वहां सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने संघ का व्यापक दृष्टिकोण सबके साथ साझा किया। केवल स्वयंसेवकों के साथ नहीं, पूरे देश के साथ साझा किया। समाज, संस्कृति, समरसता और संगठन, संघ क्या सोचता है, उसका साक्षात्कार इस विजयादशमी पर उस उद्बोधन से पूरे देश को, पूरे समाज को हुआ। ऐसे में संघ की ये चर्चा अब हर जगह पर है, मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जनचेतना में भी, विमर्श में भी। संघ के बारे में विचार दो धाराओं में बटे हुए हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि समर्थक और आलोचक ये दो खेमे जैसे हैं। समर्थक इसे राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आंदोलन मानते हैं, स्वयंसेवक इसे अपनी साधना और सेवा का मार्ग कहते हैं, जबकि संघ के जो आलोचक हैं उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, तुलनाएं हैं, आलोचनाएं हैं। वो अपनी बात को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में प्रश्न ये है, क्या आलोचना का होना गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी बड़े संगठन का इतिहास आलोचना से अछूता नहीं रह सकता। संगठन तो छोड़िए, किसी व्यक्ति का भी नहीं रह सकता। पर असली परख यहीं पर है। असली परख ये है कि आलोचना कितनी तथ्यों पर आधारित है और कितनी धारणाओं पर। धारणा, अब जरा इस धारणा को भी समझ लेते हैं। धारणा यानी परसेप्शन। धारणा अचानक नहीं बनती। धारणा बनने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसकी अपनी सीढ़ियां होती हैं। कैसे होता है? एक घटना घटती है, वो घटना असर छोड़ती है, वो असर प्रभाव या स्मृति बन जाता है। और जब ऐसी घटनाएं या एक जैसी घटनाएं बार बार होती हैं तो स्मृतियां और प्रभाव गहरे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसी प्रभाव से बनता है दृष्टिकोण, इसी से बनती हैं धारणाएं। किंतु जब हम संघ की ओर देखते हैं तो लगता है कि संघ के साथ कुछ लोगों ने उल्टा ही खेल खेला है, क्योंकि धारणाओं का जो व्यवस्थित समीकरण है वो संघ के मामले में उल्टा दिखाई देता है। संघ की स्मृतियां कैसी हैं, संघ का चित्र कैसा है और संघ का चित्र जनमानस में कैसा बनाया गया है, धारणाएं लोगों के मन में कैसी जमाने की कोशिश की गई है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण इसलिए भी करेंगे क्योंकि संघ का नाम लेते ही असंख्य घटनाएं, असंख्य चित्र जो आंखों के आगे कौंधते हैं वो कुछ अलग हैं। अब जरा इस धारणा को भी समझ लेते हैं। धारणा की अपनी एक यात्रा होती है। धारणा है क्या? धारणा यानी परसेप्शन। धारणा अचानक नहीं बनती, एकाएक नहीं बनती, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, उसकी अपनी सीढ़ियां होती हैं। ये होता कैसे? एक घटना घटती है, वो घटना केवल घटती नहीं है, अपना असर छोड़ती है। वो असर, वो प्रभाव स्मृति बनता है। और जब ऐसी या एक जैसी घटनाएं बार बार होती हैं तो स्मृतियां गहरी होती हैं, प्रभाव अधिक होता है। इसी प्रभाव से, इन्हीं स्मृतियों से बनता है दृष्टिकोण। इसी दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं धारणाएं। लेकिन जब हम संघ की ओर देखते हैं तो ये समीकरण उल्टा दिखाई देता है। अनुभव संघ के बारे में कुछ और है, स्मृतियां कुछ और हैं, धारणाएं कुछ और बनाई जा रही हैं। संघ का नाम लेते ही असंख्य घटनाएं, असंख्य चित्र आंखों के आगे कौंध जाते हैं। आपदा के क्षणों में स्वयंसेवकों का सबसे पहले पहुंचना, लोगों की मदद करना, मदद के लिए, सहायता के लिए बढ़े हुए हाथ, कोई भेद नहीं, कोई क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं। इसी तरह समरसता और जाति भेद से रहित संगठनात्मक ढांचा और कहीं ऐसा नहीं दिखता, आराम से नहीं दिखता, मगर संघ की इतनी बड़ी यात्रा में ये बार बार दिखता रहा है। जाति का कोई भेद नहीं,
फिर संघ के सेवा प्रकल्पों का राष्ट्रव्यापी विस्तार, कितने चित्र हैं। विभाजन की बात लीजिए, विभाजन के समय गुरुजी गोलवलकर जो द्वितीय सरसंघ चालक थे, वो खुद लाहौर जाकर हिंदू सिख परिवारों को सुरक्षित भारत ला रहे थे। कैसे चित्र हैं, कैसी स्मृतियां हैं, कैसे संकट के समय में संघ सबसे आगे खड़ा है। ये सब संघ की असली स्मृतियां हैं, असली चित्र हैं। पर दूसरी ओर प्रचलित धारणाएं कुछ और कहती हैं, जिनका संबंध शायद अनुभव से कम और पूर्वाग्रहों से अधिक है। राष्ट्रीय नहीं, इस मुद्दे पर भी राजनीति का तड़का कुछ लोगों ने लगाया है। तो आज परख में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संघ से जुड़ी धारणाएं कैसे बनी और उनकी तुलना में संघ की वास्तविकता क्या है, संघ वास्तव में क्या है। क्योंकि जब किसी संस्था की यात्रा, किसी अभियान की यात्रा, किसी संगठन की यात्रा 100 वर्ष पार कर चुकी हो तो केवल राय नहीं, तथ्य भी सुनने चाहिए। धारणाएं बनी हैं तो उसका आधार क्या है, संघ क्या है, समझना है तो पास आओ। शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न जानने वालों से संघ का ऐसा ही आह्वान है, यही आह्वान। ये आह्वान विश्व के उस सबसे बड़े सामाजिक आंदोलन, जी हाँ, मैं संघ को संगठन नहीं, सामाजिक अभियान कहूँगा। ये उस अभियान को समझने के लिए महत्वपूर्ण आह्वान है, अच्छा मौका भी है। संगठन का अंकुर व्यक्ति की आकांक्षा से फूटता है। ज़्यादातर संगठन किसी एक विषय, किसी एक या परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रों में एक खास कल्चर में काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन व्यक्ति या क्षेत्र विशेष की चमक फीकी पड़ते ही ऐसे संगठन भी अस्त होने लगते हैं, डूबने लगते हैं, धूमिल होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। लेकिन बतौर संगठन जब विस्तार होता है, वो अभियान का आकार लेता है। जब इसी कसौटी पर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा को देखते हैं तो पाते हैं कि हर पड़ाव, हर संघर्ष के बाद इसकी आभा और निखरती गई। ऐसे में अंतर क्या है? अंतर एक नहीं, कई हैं और बड़े साफ हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं, यहाँ समाज है। यहाँ कल्चर नहीं है, संस्कारित शक्ति है। कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, बल्कि छोटे से मैदान से उठती और देश, दुनिया और ब्रह्मांड तक को एक सूत्र में देखने वाली नई दृष्टि है। ऐसे दृश्य संघ की शाखाओं से पूरे देश में दिखाई देते हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि खुद को पीछे रखकर अपने पुरखों और परंपराओं को आगे रखने वालों को यश मिलना था। संघ को यही यश मिला है, चाहे उन्होंने कभी इसकी कामना ना की हो, परंतु संघ को यश मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण है। संगठन का बनना, चलना और इतने लंबे समय तक अपने ध्येय और स्वभाव को ठीक रखना, शाश्वत तौर पर साधे रखना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये सामान्य सांगठनिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि ये तो साधना जैसी स्थिति है। अगर कोई और होता, अन्य कोई संगठन होता, तो संभवतः इस लंबी साधना में जड़ हो जाता, ठहर जाता। किंतु ये अनूठी कार्य पद्धति है जिसने संघ को चिरजीवंत बनाए रखा, चलायमान बनाए रखा, बढ़ता हुआ, विस्तारित होते हुए बनाए रखा। ये संघ है, क्योंकि यहाँ ठंडेपन और निराशा का लेश मात्र भी भाव नहीं है। आखिर कौन सी शक्ति संघ को चला रही है? ये समाज की वो सुप्त रही शक्ति है, वो शक्ति जो सो रही थी, वो शक्ति जिसे संघ कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ प्रयासों से जगाया। और जिस अनुपात में ये जागरण हुआ, समाज में उससे भी बढ़कर सकारात्मकता की लहरें उठी। और उठी ही नहीं, दोगुनी, चौगुनी, सौगुनी होती चली गई। समाज मानो राष्ट्र भाव में पगी ऐसी पहल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसने ऐसा उत्साह दिखाया, ऐसा फीडबैक दिया, ऐसा रिस्पॉन्स दिया, ऐसा प्रतिसाद दिया। कभी कभी इतिहास के विशाल प्रवाह में एक छोटा सा बीज, सूक्ष्म बीज रोपा जाता है, अदृश्य, अल्पज्ञात, किंतु कालांतर में वही छोटा सा बीज वटवृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। वो वटवृक्ष पूरे युग की दिशा बदल देता है। 1925 की विजयादशमी पर नागपुर के मोहिते बाड़े में एक ऐसा ही बीज रोपा गया था। वो बीज ही था, उस बीज का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का ये जो प्रयास था वो बिना किसी आडंबर या घोषणाओं के प्रारंभ हुआ था। ना कोई कोलाहल, ना कोई प्रचार, ना कोई शोर, केवल कुछ छोटे छोटे बालकों की मंडली। इस मंडली ने ही बड़े बड़े चमत्कार करने थे। एक साधारण सा मैदान था और एक साधक की अंतरात्मा से फूटी हुई वेदना, एक पीड़ा, जिसने इस बीज के रखे जाने की जमीन तैयार की। जिस साधक ने संकल्प लिया भारतीय समाज को फिर से उसके गौरव की स्मृति दिलाने का, उसकी पहचान दिलाने का, उसे संगठित करने का और उसे परम वैभव की ओर ले जाने का, हारे हुए निराश हिंदू समाज की पहली उपचारशाला या कहिए उस डॉक्टर का पहला क्लिनिक मोहिते के उस बाड़े में खुला था। मगर उस क्लिनिक के सामने कोई नाम नहीं लगा था, कोई बोर्ड नहीं था, कोई होर्डिंग नहीं थी, कोई रोशनी, कोई चमक दमक नहीं थी, कोई पट नहीं लगा था, कोई पर्चा नहीं बटा था, कोई नामकरण नहीं हुआ था। 17 अप्रैल 1926 को, यानी काम पहले जमा नाम बाद में रखा गया। संघ का नाम तब नहीं रखा गया था, 17 अप्रैल 1926 को नाम रखा गया, यानी काम पहले खड़ा हुआ। नामकरण इसके 6 महीने बाद हुआ। काम सदा नाम से पहले आता है। ये जो संस्कार संघ की स्थापना की नींव में रखा गया था, आज 100 बरस के बाद भी इस संगठन और इससे प्रेरणा पाने वालों को ये रास्ता दिखाता है, ये सीख याद रहती है। विश्व में भारत के गौरवपूर्ण स्थान से पतन की वेदना और इसके पुनरुत्थान की राह तलाशने की बड़ी भारी इच्छा थी। वो इच्छा लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने 1915 से 1924 तक बहुत चिंतन किया था, तब जाके ये काम खड़ा हुआ था। और किस तरह से हुआ था? संघ कार्य के लिए जीवन अर्पण करने वाले ऋषियों जैसे प्रचारक या गृहस्थ, वो साधना के साथ साथ संघ मार्ग पर बने रहने की तपस्या करने वाले वो स्वयंसेवक, वो कार्यकर्ता थे। ये बात दुनिया को माननी होगी कि संघ के कार्यकर्ताओं के रूप में अनमोल प्रतिभाओं को साथ साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये बेजोड़ काम खड़ा किया था डॉक्टर हेडगेवार ने। हर प्रांत और हर पृष्ठभूमि से संघ की ओर कदम बढ़ते क्यों गए? क्योंकि उसके पीछे संकल्प सच्चा था। और यही कारण है कि आज समाज जीवन की हर दिशा में संघ विचार और प्रेरणा से भरे कार्यकर्ता, प्रकल्प, अलग अलग संगठन और संस्थाएं दिखाई देते हैं। संघ यात्रा के शतायु होने पर, 100 बरस बीत जाने पर इसकी धुरी को समझना आवश्यक है। यह धुरी कैसी है जिस पे संघ टिका है? ये धुरी इस देश, इसके समाज, इसकी परंपराओं और पुरखों के साथ जुड़ी हुई है, एकात्म है। जिस मन से, जिस भाव को जीवन का आधार मानकर युगों युगों से इस राष्ट्र में काम धंधा चल रहा है, कार्य व्यवहार चल रहा है, वो भाव ही इसका आधार है। ये है संघ की धुरी। ये कोई अलग से बाहर से लाकर गाड़ा गया खूंटा नहीं है, कोई आरोपित विचार नहीं है, कोई इंपोर्टेड माल नहीं है, बल्कि संस्कृति और राष्ट्र प्रेम का वटवृक्ष अगर है तो निखालिस स्वदेशी विचार का बीज इसकी जड़ के नीचे है। जो लोग संघ के बारे में ये बात नहीं जानते कि इसका बीज कैसा है, वो इसकी वास्तविक शक्ति से भी अपरिचित रह जाते हैं। संगठन की शक्ति समय की कसौटी पर तभी टिकती है, तभी खरी उतरती है, जब वो किसी एक व्यक्ति या मौके पर नहीं, अवसर पर नहीं, बल्कि समाज के संस्कारों पर, शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। यही कारण है कि जहां अलग अलग संगठन समय के साथ साथ खोते गए, उभरे भी, समय बदला, खो गए, लुप्त हो गए, मगर दूसरी ओर संघ हर आंधी पानी में और ज्यादा निखरता गया। उसकी जड़ें भारतीय संस्कृति की गहराई में थी, इसलिए निखरता गया। उसकी शाखाएं राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैल गईं। क्यों? क्योंकि जड़ मजबूत थी। जरा संघ की शाखा को समझें। छोटी सी चीज है मगर बड़े समझने की बात है। संघ की ये शाखा केवल व्यायामशाला नहीं है, कोई अखाड़ा नहीं है, कोई खेलकूद का मैदान नहीं है। ये एक तपोभूमि है जहां व्यक्ति का मी वो गल जाता है, वो बाकियों को गले लगा लेता है और उस मी का वी बन जाता है। और जब ये मी का वी बनता है, विराट स्वरूप में रूपांतरित होता है, तो शाखा की एक एक विधि, चाहे वो ध्वजवंदन हो, प्रार्थना हो, सामूहिक गीत हो, चर्चा हो, बौद्धिक हो, खेल हो,
सभी उसकी संकीर्ण सीमाओं से निकल जाते हैं, वो ब्रैकेट्स तोड़ देते हैं, अपना दायरा बढ़ा लेते हैं, समाज और राष्ट्र की व्यापक चेतना से वो जुड़ जाते हैं। और इस शाखा का सबसे बड़ा चमत्कार जानते हैं क्या है? चमत्कार यही है कि यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जाति भेद नहीं, पद प्रतिष्ठा भी यहाँ नहीं रहती। यहाँ कौन है, नाम है मगर जाति नहीं है। यहाँ केवल सभी स्वयंसेवक हैं। भगवा ध्वज यहाँ एकमात्र पूजनीय है। और प्रेरणा क्या है? ये भगवा ध्वज और भारत माता। सीधी सादी सरल व्यवस्था है और इस सरल व्यवस्था ने लाखों करोड़ों हृदयों को एक सूत्र में बांधा है, समाज को संगठित किया है और उस संगठन की अद्भुत शक्ति का समाज को साक्षात्कार कराया है। संघ किसी एक वर्ग का संगठन नहीं है, पूरे देश का संगठन है, पूरे देश का अभियान है। संघ का लक्ष्य था कि पूरे हिंदू समाज को गांव से लेकर नगर तक, वनों से लेकर समुद्र तक, पूरा देश एक सूत्र में पिरोया जाना चाहिए। काम बड़ा था और इस विराट कार्य के लिए आवश्यक था ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना जो त्याग और सेवा को जीवन का पर्याय माने, खुद को पीछे रखकर काम को आगे रखकर चले। ऐसे लोग मिले। ऐसे लोगों की एक पहचान है कि यही लोग स्वयंसेवक कहला रहे हैं। आज यही स्वयंसेवक वो काम कर रहे हैं। स्वयंसेवक केवल कार्यक्रमों में सहयोग देने वाले वॉलंटियर नहीं है, जो अंग्रेजी की परिभाषा होती है। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो वॉलंटियर नहीं है, ये समाज के प्रहरी हैं, उसकी देखरेख करने वाले हैं, समर्पित हैं, साधक हैं। उसकी दिनचर्या, उसका वचन, उसका आचरण सब कुछ संगठन और राष्ट्र के ध्येय से जुड़ा हुआ है। जिसका ये सब कुछ जुड़ा हुआ है वही स्वयंसेवक है। और यही वो भावना है जिसे डॉक्टर हेडगेवार ने सूत्र रूप में कहा था, कार्यम व साधयेत देहम व पातयेत। यानी या तो कार्य पूरा करो अथवा उस काम के लिए तन अर्पित कर दो। आप संघ के कार्यक्रमों में एक गीत सुनते होंगे, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये गीत अचानक नहीं आया, उसके पीछे डॉक्टर हेडगेवार का वही सूत्र वाक्य है। संघ की ये जो यात्रा शताब्दी तक पहुंची है, इस यात्रा में अनेक बार कठिनाइयां आई, प्रतिबंध लगे, स्वयंसेवक जेलों में डाले गए, समाज में भ्रांतियां फैलाई गईं, परंतु ये संगठन कभी थमा नहीं। क्यों नहीं थमा? क्योंकि इसकी शक्ति औपचारिक संरचनाओं में, ताने बाने में नहीं है, बल्कि उन अनौपचारिक संबंधों में संघ है जिन्हें स्वयंसेवक सहजता के साथ, आत्मीयता के साथ समाज के हर दरवाजे को खटखटाते हुए ले गए। और यही कारण है कि हर कठिनाई में, हर विपत्ति के बाद संघ और ज़्यादा ताकतवर होकर, अधिक सशक्त होकर उभरा। संघ ने कभी सत्ता की आकांक्षा नहीं की। आपातकाल के बाद जब राजनीतिक परिस्थितियां संघ के पक्ष में थीं, तब भी उसने खुद को सत्ता की दौड़ से दूर रखा और समाज निर्माण की जो राह उसने चुनी थी, अपने उस पथ पर संघ अडिग रहा। यह संघ की मौलिक पहचान है। कुछ लोग संघ को भारत को कमजोर करने की कहानियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल विरोधाभासी बात है। संघ को समझना है तो राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में समझना पड़ेगा, घटनाओं के संदर्भ में समझना पड़ेगा। संघ और राष्ट्रीय एकता की कहानी भारत के उतार चढ़ाव से भरा हुआ जो भारत का इतिहास है, उस इतिहास के साथ ही कहानी जुड़ी हुई है। विभाजन के समय जब पंजाब लहूलुहान था, स्वयंसेवकों ने बलिदान देकर हिंदू सिख भाईचारा बनाए रखा। अभी डॉक्टर वी.के. मल्होत्रा के जाने की खबर सारे समाचार पत्रों में थी। मुझे याद है उनके साथ की अपनी वार्ता, और बहुत सारी जगह ये दर्ज भी होगा। डॉक्टर वी.के. मल्होत्रा उस समय लाहौर में थे। संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी, वो खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर उन दंगाइयों के बीच में से हिंदू परिवारों को, सिख परिवारों को, अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए निकले थे। डॉक्टर वी.के. मल्होत्रा ने वो पूरी घटना मुझे बताई थी कि कैसे उनकी जीप आगे आगे बढ़ रही थी, पीछे दंगाई दौड़ रहे थे, कहीं टायर जल रहे थे, पूरे गांव कहीं फूंक दिए गए थे, कैसे लोगों को बचाकर लाया। उस पूरे घटनाक्रम में
जब कुछ लोगों की नज़र कुर्सी पर थी, संघ का शीर्ष नेतृत्व उन जलती हुई गलियों में परिवारों को बचा रहा था, हिंदू सिखों अल्पसंख्यकों को बचा रहा था। और ये अकेली कहानी नहीं थी, बलिदान देकर भी भाईचारा बनाए रखना। बाद में खालिस्तानी आतंक का भी डटकर संघ ने सामना किया। पूर्वोत्तर की कहानी लीजिए। पूर्वोत्तर में 1950 के दशक से शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ साथ वहाँ की जो परंपरा थी, जिसे कन्वर्जन ने मटियामेट करने का काम किया था, उस परंपरा के पुनर्जागरण का भी काम किसने किया? संघ ने। संघ ने इस पूरे क्षेत्र का आत्मविश्वास लौटाया, क्षेत्र का भारत से जुड़ाव मजबूत किया। असम में प्रवासी घुसपैठ के अंतर को स्पष्ट करके, क्योंकि शरणार्थी कौन होता है, घुसपैठिया कौन होता है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। संघ ने समाज में वो विमर्श स्थापित किया और इस अंतर को स्पष्ट करके लोगों को नई दृष्टि दी। सरकार को जमीनी जानकारी लेनी चाहिए, ये बात सरकार के तंत्र के मन में बिठाई। कश्मीर में 1947 से लेकर अनुच्छेद 370 के प्रश्न तक संघ ने सेवा और बलिदान के साथ राष्ट्रीय निष्ठा को जीवित रखा। इसी तरह नक्सल प्रभावित इलाकों में संघ ने बंदूक नहीं, शिक्षा और परंपरा का मार्ग चुना। जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाया। विचार के स्तर पर भी संघ ने आर्य द्रविड़ मिथक तोड़े। यानी कुछ लोग कहते थे आर्य बाहर से आए थे, संघ ने आर्य द्रविड़ मिथक को तोड़ने का भी काम किया। ये मिथक था जिसे सिद्धांत की तरह से पेश किया गया। संघ के प्रचारक, संघ के स्वयंसेवक, जब उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा कि कैसे एक इम्पोर्टेड आइडिया, बांटो और राज करो की राजनीति का एक औजार भारतीय समाज को फिर से बांटने का काम कर रहा है, तो जब इतिहास को खंगालने का काम किया तो पता चला कि पूरी थोपी गई चीज़ थी। इस सिद्धांत की सच्चाई समाज के सामने रखने का काम संघ ने किया, डॉक्टर वाकनकर ने किया। वो संघ के ही थे। सरस्वती की खोज, समरसता अभियान, ये सब सांस्कृतिक एकता के संदेश कहाँ से आ रहे थे? संघ की तरफ से आ रहे थे। संघर्ष की हर घड़ी में संघ ने समस्या की जड़ पहचानी, तुष्टीकरण से बचा और राष्ट्र के लिए जो समर्पित शक्तियां उन्हें साथ में जोड़ते हुए चला। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये साफ दिखता है कि भारत ने विभाजन, आतंकवाद और अलगाववाद के इतने झटके सहे, मगर इन झटकों को सहकर भी अपनी एकता कायम रखी। तो उसके पीछे संघ का विचार एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर खड़ा हुआ था, स्थापित था। संघ की कहानी ये बताती है कि ये केवल चर्चा और मंत्रणा पर केंद्रित संगठन नहीं है, केवल बौद्धिक नहीं होते, बल्कि संकट की घड़ी में राष्ट्र का सुरक्षा कवच संघ है। एक और बात कर लेते हैं। भारत का समाज अगर किसी कमजोरी से सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है तो वो है विभाजन, जाति भेद और संकीर्णता। संघ ने अपनी स्थापना के समय ही इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझा। शाखा के माध्यम से एक ऐसी प्रयोगशाला तैयार की जहां जाति और वर्ग की दीवारें ढह जाती हैं। शाखा में जब बच्चे खेलते हैं, गाते हैं, प्रार्थना करते हुए, जब सारे स्वयंसेवक एक साथ खड़े होते हैं, सारे बच्चे एक साथ खड़े होते हैं, तो वो केवल बच्चे नहीं होते, व्यक्ति नहीं होते, वो इस राष्ट्र का भविष्य होते हैं। वो एक परिवार बन जाते हैं, एक समाज बन जाते हैं, एक राष्ट्र का अंग बन जाते हैं। संघ के विराट स्वरूप का दर्शन इन छोटी छोटी घटनाओं से हमें होता है और इस विराट स्वरूप का दर्शन एक अलग अनुभव से भरता है। ऐसा कौन सा सकारात्मक काम है जिसे स्वयंसेवक आज नहीं कर रहे? समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवकों और संघ से प्रेरित संगठन हैं। उन संगठनों ने निष्ठा, कर्मठता और संस्कारित शैली के माध्यम से अपनी अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। संस्कारपूर्ण शिक्षा से लेकर सीमा सुरक्षा तक, देहदानियों से लेकर शिशुओं तक, अर्थ और व्यापार से लेकर गौसेवा तक, जीवन के अलग अलग हिस्सों के नाम लेते जाइए। इन सभी क्षेत्रों में, विश्व के सभी देशों में, सभी दिशाओं में आज आपको संघ विचार की छाप और तेज होती हुई पदचाप सुनाई देगी, कदमों की आवाज सुनाई देगी। आज ये सब हम देख सकते हैं। तो ऐसे में कहना होगा कि संघ की शताब्दी केवल एक उत्सव नहीं है,
ये आत्ममंथन और पुनः समर्पण का अवसर है। इस समय संघ ने जिन 5 विषयों को समाज के सामने रखा है, व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण में समरसता यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकियों की कहानी बाद में बताएं, कम से कम हमारे काम में भेदभाव ना दिखे। दूसरा, परिवार में नैतिक संस्कार, परिवार एक रहें, ठीक रहें। तीसरी बात, पर्यावरण की रक्षा। इंटरनेशनली कोई बताएगा, बाहर से बात आएगी, उससे पहले ये पर्यावरण की रक्षा ये हमारी सभ्यता और संस्कार में है। हम नीम, तुलसी, चिड़िया, गौरैया सबको पालने पोसने, सबके लिए दाना पानी निकालने वाले लोग हैं। हमारी दादी नानी ने ये सिखाया है। आज संघ उस काम को अपने हाथ में लेकर चल रहा है। इस पर्यावरण की रक्षा, नागरिक कर्तव्य। बहुत सारे लोग संविधान की बात करते हैं मगर नागरिक समाज में अराजकता के लिए लोगों को उकसाते हैं। ऐसे में समाज का कर्तव्य क्या है? वो केवल अधिकार के लिए अड़ा नहीं रह सकता, वो लड़ नहीं सकता, वो अपने कर्तव्य की भी चिंता करे। तब इस संविधान का पालन होगा, तब इस संविधान की रक्षा होगी, उस भावना की रक्षा होगी। संघ ने ये काम भी हाथ में लिया। और इसके साथ साथ आज आप अमेरिकी टैरिफ्स को देख रहे हैं, ग्लोबल वॉर्स को देख रहे हैं, पूरी खींचतान को देख रहे हैं। ऐसे में संघ ने वो बात पकड़ी है जो उसके बीज से, उसके स्वभाव से जुड़ी है, इस देश की संस्कृति से जुड़ी है। संघ के आलोचकों को खटक सकता है मगर संघ की रीति नीति और वो बात पकड़ी है संघ ने। वो बात क्या है? स्वदेशी, स्वदेशी जीवन शैली। संघ के ये जो विचार हैं ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि संघ केवल विचार का संगठन नहीं है, जीवन के संस्कारों का संगठन है। आज जब हम संघ के 100 वर्षों की यात्रा को देखते हैं तो ये साफ होता है कि ये संगठन किसी युग का आकस्मिक प्रयोग नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की पुकार है। इसने व्यक्ति को समाज से जोड़ा है, समाज को राष्ट्र से जोड़ा है और राष्ट्र को संस्कृति की शाश्वत धारा से जोड़ा है। यानी जड़ों से जुड़ने की जो खुशी होती है, जो जीवन का अनुभव होता है, वो संघ से जुड़ने का अनुभव है। संघ का शताब्दी वर्ष हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण वो केवल घोषणाओं या नीतियों से नहीं होता, इसके लिए साधना लगती है, सतत साधना से एक काम होता है। हर दिन शाखा जाने का वो एक छोटा सा नियम और स्वयंसेवकों का जीवन भर का समर्पण, वो इस साधना का प्राण है। ये वो शक्ति है जिसने मैं की बजाय हम ऐसी दृष्टि देते हुए समाज को आत्मविश्वास दिया, राष्ट्र निर्माण की दिशा दी, गति दी। डॉक्टर हेडगेवार का सपना और लाखों स्वयंसेवकों की तपस्या मिलकर आज एक आह्वान कर रही है। हम अमृत पुत्र हैं, इस धरती के पुत्र हैं। आज हमें प्रकाशमान होना है क्योंकि भविष्य भारत भूमि का है, क्योंकि भविष्य हमारा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। एक और इतनी ही महत्वपूर्ण बात है संघ के बारे में। संघ के बारे में कई लोगों के मन में गलतफहमियों की धूल जमी है। इन भ्रांतियों की धूल का हटना जरूरी है। देश की स्वतंत्रता में संघ का योगदान क्या था, या विभाजन के दौरान संघ क्या कर रहा था, या प्रचारक और स्वयंसेवक कार्यकर्ता में छोटा बड़ा कौन होता है? क्या संघ के भीतर ऐसा कोई भाव है? संघ के बारे में ठीक जानकारी न होने पर किसी के भी मन में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। इन प्रश्नों या शंकाओं का समाधान करने का ये समय है। अगर हम ये समाधान करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो संघ के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। इस आह्वान में उस साक्षात्कार का आह्वान है और संघ इसके लिए आपके दरवाजे खटखटा रहा है। संघ कह रहा है कि बिना पढ़े किसी किताब का रिव्यू मत करो, उस किताब को खोलो। संघ को समझना है तो पास आओ, संघ के नज़दीक आइए, मौका है, देखिए, अनुभव कीजिए, जुड़िए। संघ समझ में अवश्य आएगा। अभी जटिल लगता है, कठिन लगता है, मगर कदम बढ़ाओ, पूरा समझ में आएगा। धारणाएं बनाना आसान है पर परखना, खुद को परखना कठिन है। संघ का 100 वर्षों का इतिहास हमें सिखाता है कि जो संगठन आलोचनाओं के बीच भी सेवा की बात, एकता की बात, समरसता का स्वभाव वो सब जारी रखते हैं, किसी विचारधारा के बंधक नहीं बनते, अपनी सभ्यता को पोषते हैं, तो वो समाज की जीवंत धरोहर बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे परख। मैं हूँ हितेश शंकर। यदि आपको आज का ये कार्यक्रम ठीक लगा हो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, संघ के विषय में कुछ जानना है, कुछ और मुद्दों की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। बनिए पांचजन्य परिवार का हिस्सा, जगाए रखिए अपनी जिज्ञासाओं को। जल्दी ही फिर मिलेंगे इसी मंच पर किसी और मुद्दे की परख के साथ।